सीधी सीधी बात, कल हम 27-20-25 मिनट का क्लास लिया जो भी 20-25 मिनट, उसमें हमने सिर्फ इतना बताया कि जो रिएक्शन है इसकी जिसके लास्ट में आई वन लगा है उसकी शुरुआत हम प्रोसेस से करते हैं। अगर ये बोल दिया जाए कि आखिर केमिकल रिएक्शन क्या है, तो वो एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे केमिकल चेंज होता है, दैट अंडरगोज केमिकल चेंज, दैट अंडरगोज केमिकल चेंज। आप कहेंगे सर आखिर ये केमिकल चेंज होता क्या है? आइए, इस केमिकल चेंज की कहानी में कहा था कि अगर कहीं भी केमिकल चेंज हो रहा है तो सीधी सी बात, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो हमको कैसे पता कि कोई सब्सटेंस केमिकल चेंज कर रहा है कि नहीं? उसके लिए आपकी कुछ प्रॉपर्टी है, क्या है? इसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। नया सब्सटेंस क्या? अगर आप पेपर को जलाते हैं वो राख बन जाता है, तो राख क्या है? एक नया सब्सटेंस है। इसमें क्या होंगे? न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। दूसरी बात ध्यान से देखिएगा, अगर एक बार पेपर को जलाए राख बन गया तो राख से फिर पेपर हम नहीं ला सकते, मतलब ये आप रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए हम कौन सा रिएक्शन इसको कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहेंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन। अरे हाँ, आइए दूसरी बात ये है कि अगर एक बार समझ कीजिए हम यहाँ पे आ गए साइंस पढ़ाने, अगर हमको सनोज सर हटाते नहीं है, सुजीत सर हटाते नहीं है, तब तक हम क्या है यहाँ पे? परमानेंट है। उसी तरह से अगर कोई सब्सटेंस दूसरे फॉर्म में चला गया और फिर उसको हम पहले वाले फॉर्म में नहीं लाते हैं, तो मानते हैं कि सर वो उसका अपना प्रॉपर्टी चेंज दोबारा अपने प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, मतलब वो कौन सा चेंज कहलाएगा सर? परमानेंट चेंज। कौन सा चेंज? परमानेंट चेंज। फिर हमने कहा ठीक है, चलो हम तीन प्रॉपर्टी को लेके अब कहेंगे सर अपना स्टेट चेंज कर सकता है नहीं, अपना कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करेगा? ये अपनी प्रॉपर्टी क्या करेगा सर? चेंज कर देगा। प्रॉपर्टी चेंज कर देगा। चेंज इन द प्रॉपर्टी, चेंज इन प्रॉपर्टी। कैसा प्रॉपर्टी चेंज? ध्यान से देखना, प्रॉपर्टी चेंज का मतलब है आपको क्या क्या कंसीडर करना पड़ेगा? पहला स्टेट, दूसरा कलर, तीसरा हीट, चौथा प्रेसिपिटेट। इन सारे में से अगर एक भी कैरेक्टरिस्टिक दिख जाता है वो हमारा क्या होगा सर? केमिकल चेंज होगा। अरे हाँ कि ना? फिर देखिएगा, अब स्टेट चेंज, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से सॉलिड में, गैस से लिक्विड में, जो भी हो जाए हमारा स्टेट चेंज हो जाना चाहिए, कलर चेंज हो जाना चाहिए। अब आ जाते हैं कैसे, एक एग्जांपल की बात करें। H2 प्लस O2 क्या बनाना है? H2O। ध्यान से देखिएगा, आयरन को जब कॉपर सल्फेट में रखते हैं बनाता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। आराम से सुनिएगा, पहले ये होता किस स्टेट में है? हाइड्रोजन किस स्टेट में है? गैस में। किस स्टेट में? गैस में। ऑक्सीजन किस स्टेट में है? ये किस में जाएगा? लिक्विड। बताओ स्टेट चेंज किया कि नहीं? बताओ कि प्रॉपर्टी चेंज हुई कि नहीं? जब प्रॉपर्टी चेंज तो कौन सा चेंज सर? जब केमिकल चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा होगा? केमिकल रिएक्शन। बताइए केमिकल रिएक्शन है कि नहीं? यस सर। समझ में आई बात? यस। अब आइए, इसका कलर होता है ब्लू। कैसा कलर होगा? ब्लू। ठीक। इस कॉपर सल्फेट में वाटर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। फिर सुनिएगा, इस कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अरे क्या पाया जाता है? 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इस वाटर के प्रेजेंस की वजह से इनका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू। कैसा हो जाता है? ब्लू। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? ब्लू विट्रियोल के नाम से। किस नाम से जानेंगे? ब्लू विट्रियोल के नाम से। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू है तो क्यों है सर? क्योंकि उसमें क्या पाया जा रहा है? वाटर के मॉलिक्यूल्स, और उसको हम क्या क्या कहते हैं? ब्लू विट्रियोल। क्यों ब्लू विट्रियोल? क्योंकि इसका कलर कैसा होता है? ब्लू। अरे हाँ कि ना? यस। इतनी बात समझे? आइए, जब हम इसमें इस ब्लू विट्रियोल में, ब्लू कलर के सॉल्यूशन में आयरन को मिलाते हैं, क्या बन जाएगा सर? FeSO4। अब कहेंगे सर आप अपने मन से लिख दिए ना, थोड़ा देर रुक जाइए, आप खुद ये लिखना सीख जाएंगे।
हमको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे आएंगे ना, हम आपको बताएंगे कि आप ये रिएक्शन खुद से लिख सकते हैं, ये आपकी गारंटी। लेकिन उसके लिए आपको 9th का पेज नंबर 37 नहीं तो फिर चांस नहीं। आयंस वाला Cl प्लस माइनस जो भी है Cl माइनस, हाँ वो अगर याद है आप ये चीज खुद से कर सकते हैं, हम करवाएंगे, चिंता मत कीजिएगा। देखिएगा अब देखिएगा पहले किस कलर में था सर? ब्लू। जैसे ही FeSO बनता है ना ये कैसा हो जाता है? ग्रीन। कैसा हो जाता है? ग्रीन। कैसा हो जाएगा? ग्रीन। और इसका कलर ग्रीन होने की वजह से इसको हम नाम देते हैं ग्रीन विट्रियॉल। अरे क्या नाम देंगे? ग्रीन विट्रियॉल। भाई बताओ कलर चेंज हुआ कि नहीं? अरे हुआ कि नहीं? आगे सर क्या हम हीट की बात कर रहे हैं ना? हीट की बात करें, चूना को पानी डालें क्या? यस सर। चूना को पानी डालें? क्या जिस कंटेनर में आप चूना को पानी डालते हैं वो गर्म नहीं हो जाता? क्या उसमें से हीट नहीं निकलती है? निकलती है। सर वहां भी क्या हो रहा है? अगर हीट इवॉल्व कर रहा है, हीट निकल रहा है, वहां पे कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा सर? केमिकल। सीधी सी बात, क्यों हो रहा होगा? क्योंकि हीट निकल रहा है। हीट एक प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है? केमिकल चेंज की। अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो क्या कहलाएगा सर? हमारा केमिकल। अरे हाँ कि ना? यस सर। इतनी बात समझ आई? बड़ा गौर से सुन रही हैं आप भाई। हाँ मतलब दो ही कारण से लोग एकदम कॉन्सेंट्रेट करके सुनता है, या फिर उसको सच में नहीं समझ में आ रहा नहीं तो सच में बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। अब वो दोनों समझ में नहीं आते कि सच में देखो कितना शांत से सुनता है। तो पीछे मन में क्या कर, हाँ उस जगह को छोड़ दीजिए, वो सच में बेकार वाला जगह है। आइए एक बार फिर से बताइएगा। चूना को पानी में डाल लेते हैं। चूना को जब पानी में डालते हैं ना तो पानी हो जाता है गरम, और जैसे ही गरम होता है ना तो जिस कंटेनर में डाल के चूना को मिला रहे होते हैं ना वो कंटेनर कैसा हो जाता है? गर्म। और गर्म तभी हो रहा होगा जब चूना से क्या निकल रहा है? हीट। तो मतलब अगर हीट निकल रहा है तो किसकी प्रॉपर्टी है? केमिकल चेंज हो रहा तो अरे हाँ कि ना? सर सच्चाई ही है कि अगर आप कुछ सामान लेने जाते हैं तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि अगर हम 5 किलो चीनी लेके आए हैं तो 5 किलो चीनी हम 2 किलो यूज करें, 3 किलो फेंक देंगे, कभी नहीं चाहेंगे। आप अगर सामान दे रहे हैं 5 लोग का खाना बनाने का, आप कभी चाहेंगे कि 2 लोग का खाना बने? आप कभी चाहेंगे कि आप दाल दिए हैं 5 लोग का बनाने का, हलवाई को 5 लोग से नहीं 8 लोग का बना दिए, पानी डाल के 8 लोग का बना दिए, टेस्ट खत्म। आपने दिया कितने का दाल था? 5 लोग का, लेकिन बना कितने दिया? कभी होता है कि घट जाता है, हम देते हैं 5 लोग का, जला के उसको अच्छा सा टेस्ट देने के लिए ना हम जला देते हो, बनता कितने लोग का है? आप चाहेंगे कभी नहीं। आप अगर घर में कोई बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, कोई फंक्शन कर रहे हैं, आप हलवाई को देते हैं लिमिटेड अमाउंट, हलवाई कहता है हमको 500 लोग का खाना बनाना तो इतना सामान चाहिए। गलती से अगर वो 500 लोग का सामान खाना बनाने जो दिए हैं वो 300 लोग का खाना बना दे, उसमें क्या कभी चाहेंगे पैसा हो? नहीं। तो सर इसका मतलब कि आप जो सामान दे रहे हैं उसका एक अपना रिजल्ट निकलेगा। आप अगर कच्चा चावल दे रहे हैं उससे आपको भात निकलेगा, वो प्रोडक्ट है, फाइनल रिजल्ट है। आप अगर एक स्कूल में एग्जाम देके आए हैं, आपने स्कूल के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया, इसका मतलब आप उस स्कूल के लिए क्या है? पार्टिसिपेंट है ना, लिखा होता है फॉर्म पे नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट। उसका एक रिजल्ट होता है, रिजल्ट क्या होता है? फेल इन द पास, ये होगा ना? ठीक है, फेल हो गया, 2 थप्पड़ खा लिए पापा का, 4 लाख खा लिए, बेल्ट निकाल के पापा मार लिए, लेकिन रिजल्ट निकला ना। हर चीज का एक अपना रिजल्ट होता है। आप चाहे कुकर्म करके आइए तब, तो मार्केट करके आइए तब, अच्छा काम करके आइए तब, सबका अपना एक रिजल्ट होता है। सेम बात यहाँ भी है कि अगर केमिकल रिएक्शन तभी होगा जब आप उसको इंग्रेडिएंट देंगे, कुछ सामान देंगे, और देंगे तो उसका एक प्रोडक्ट आपको दिख जाएगा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में 2 पार्ट होते हैं, एक कहलाता है रिएक्टेंट और दूसरा कहलाएगा प्रोडक्ट। अरे बोलो ना, पहला दूसरा। और जब आप एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो नाम था
और जब रिएक्शन में भाग लेंगे तो वो सब्सटेंस, वो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो कहलाएगा क्या? रिएक्टेंट। लिखवा देंगे यहाँ इस फॉर्म में, क्या आराम से सुनिएगा। द सब्सटेंस involved in the chemical reaction are called क्या? reactant। सर उसका रिजल्ट निकला था ना, तो वो सब्सटेंस जो रिएक्शन के बाद मिल रहा होगा वो कहलाएगा हमारा प्रोडक्ट। द सब्सटेंस formed after the chemical reaction are called अब समझ में नहीं आया कि सर हम आपको एक लंबा सा केमिकल रिएक्शन दे दें और कहें बच्चा बताओ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसमें रिएक्टेंट कौन है? प्रोडक्ट। जब हमारे टीचर हम पढ़ रहे थे ना तो हमारे अंदर एक फोबिया बैठ गया था। टीचर ऐसा होता है ना, जैसे आप लोग सिंसियर, हम आप लोग तो बहुत ज्यादा सिंसियर है, सच्ची बता रहे आप लोग, जिस अगर यही सिंसियरिटी मेंटेन करके रहना, इस साल का बैच टीएलसी का लर्निंग क्लासेस का सबसे बेस्ट बैच होगा, ये हमको पता है। लेकिन सिंसियरिटी रखेंगे तब, जितना सीरियस के साथ आप लोग पढ़ रहे हैं ना उतना सीरियस तो हम लोग भी नहीं पढ़ते थे। सच्चाई झूठ नहीं बोलना, क्या है गलत नहीं बोल रहे, इसीलिए तो यहाँ पे है। लेकिन हाँ इतना पता है कि आप जो हम लोग जो गलती करके बैठे हैं ना वो आप लोग से गलती नहीं करवाएंगे, ये एक सिक्योरिटी है हमारी। अब हमारी गलती क्या थी देखिएगा, हमारे टीचर आते थे ना, ऐसा नहीं कि उनको नॉलेज नहीं था, टीचर है तो नॉलेज भरपूर होगा, ये गलत तो नहीं। तो हमारे टीचर करते आए कहा क्या, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, समझाएंगे? चलो फिर आगे क्या, NS इस तरह लिख दिए और कहे क्या, NaCl, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। फिर आ गए C+O2 CO, कहते थे ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट। भाई जब एक ही तरह का एग्जांपल देके कोई समझा रहा है ना तो आपके अंदर एक फोबिया बैठेगा ही कि भाई रिएक्टेंट में हमेशा 2 और 2 से अधिक ज्यादा होगा और प्रोडक्ट में हमेशा एक ही होगा। हमारे दिमाग में भी फोबिया बैठ गया। क्या बैठ गया सर? जिधर ज्यादा वो रिएक्टेंट और जिधर कम उधर प्रोडक्ट। एक क्लास में गए, मतलब वाइवा हो रहा था, वाइवा में हमारे टीचर आके पूछे मित्रों बताओ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट कौन सा है? फोबिया क्या बैठा था? फोबिया क्या बैठा था? जिधर ज्यादा है वो रिएक्टेंट और जिधर कम है वो प्रोडक्ट। हम भी ताव से कह रहे सर इतना आसान, इसमें ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, इसमें ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, जबकि सच्चाई है इसमें ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट और इसमें ये रिएक्टेंट। हाँ तब जब हम पढ़ाना जब शुरू किए ना तब हमको लगा कि बच्चों को एक बात बता देनी चाहिए कि आप रिएक्टेंट का प्रोडक्ट तभी डिसाइड करेंगे जब उसका आप एरो पहचान जाए। भाई ऐसा तो है नहीं गोली तार के बैठे हमको मारना है उसको और गोली कैसे की हम इनको मार दो खत्म हो जाए, हम खत्म नहीं ना। सीधी सी बात, आप एरो उधर ही करते हैं जिधर आपका टारगेट होता है। आपको टारगेट है, हमको मेरा टारगेट है वो, पता चला उसको ना माने मेरा, मैं अपनी तरफ घुमा दिए, ले खत्म। सीधी सीधी बात, अगर सिर्फ इसी तरह से हम एरो चेंज करते क्या हो जाता, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। तो जहां भी एरो डिसाइड करता है कि रिएक्टेंट कौन सा है, प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं ना पक्का? आपके दिमाग में आएगा सर, आपने कहा है ना कि केमिकल सब्सटेंस में, केमिकल रिएक्शन में नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, लेकिन एक बार अगर फॉर्म हो गया तो दूसरी बार में पहले वाले फॉर्म में नहीं आ सकता। ये हमने बताया ना आज सर, यहां तो आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना दे रहे थे, फिर काहे को वाटर को तोड़ के हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना रहे थे। कुछ ऐसा रिएक्शन है, केमिस्ट्री स्टेटमेंट ये
CHE मतलब केमिकल, MISCR मतलब छुपा रुस्तम, कुछ ना कुछ आपको एक्सेप्शंस मिल जाएंगे। इतना ज्यादा थ्योरी पर ये हर कॉन्सेप्ट में एक एक्सेप्शन, दो एक्सेप्शंस मिलेगा जो उस थ्योरी को फॉलो नहीं करेगा। हम कहे चलो ठीक है, हमने कहा कि चलो पूरी क्लास 9th क्लास एकदम, सॉरी 10th क्लास एकदम बर्बाद है, नहीं पढ़ सकता, लेकिन कोई तो एक्सेप्शन होगा, कहेगा सर आप बोल दिए हम पढ़ के दिखा देंगे। हमने कहा चलो ठीक है, सारे के सारे क्लास के टॉपर बच्चे हैं, एक कहेगा बहुत भरोसा करके बैठे हैं हम फेल ही हो जा रहे हैं, उनको भी बता ही दे कि कोई सब पास नहीं हो सकता, वो एक्सेप्शन है। और एग्जामिनर हमेशा एक्सेप्शंस पे ज्यादा ध्यान देता है केमिस्ट्री के टर्म में, क्योंकि और कहीं आपको केमिस्ट्री के अलावे कहीं एक्सेप्शंस नहीं मिलेगा कि वो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता। अगर रूल्स बनाया है तो वो हर जगह फॉलो होगा, सिर्फ किस सब्जेक्ट को छोड़ के, कोई ना कोई एक्सेप्शंस। तो दरअसल एक्सेप्शंस नहीं है। हाँ, इसी को देख के हमें याद होगा, याद कीजिएगा, जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसा करके लास्ट में लिख रहे थे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, अरे लिख रहे थे ना। यस सर। तो सर हम जब इस रिएक्शन को पढ़ना शुरू किया ना, तो हमने एक रिएक्शन ही निकाल दिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। चलो भाई रिएक्शन हो रहा है, लेकिन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। अब रही बात, अगर आपको हम दे दें कहीं भाई दोनों रिएक्शन को एक बार एक कहीं रिएक्शन लिखो, दोनों का मतलब समझ में आ जाए, नहीं समझे? आइए हमने क्या बोला, मिटाओगे? इतना लिख लें, ऐसा लिख लीजिएगा या फिर लिखवाएंगे, चिन्ह मत कीजिएगा। हमको इन दोनों रिएक्शन को एक साथ मिला के लिखना है, एक ही रिएक्शन लिखना है जिसमें जिसका मतलब दोनों निकल जाए, H2 प्लस O2, H2 उल्टा कर लो, ये सिंबल बताता है किसको, रिवर्सिबल रिएक्शन को। कौन सा रिएक्शन? अभी लिखते रहिए, हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे या फिर लिख देंगे, लिखवा देंगे, चिंता मत करिएगा, ठीक है? मतलब एक ही रिएक्शन है ना, H2 प्लस O2 H2 बना रहा है। अगर एरो इधर है तो रिएक्टेंट ये, अगर इस एरो को ध्यान दें तो रिएक्टेंट ये, एक ही रिएक्शन में दोनों दिख गया, और ये एरो दिखाता है कौन सी रिएक्शन को, रिवर्सिबल। ठीक है, पक्का? सर जब हम रिएक्शन को पढ़ लिए, आपको जब ये पता चल गया रिएक्शन होता क्या है, लिखते कैसे हैं, आपको एक लंबा सा स्टेटमेंट दे दे कि भाई वाटर, सॉरी हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, बना क्या रहा है, वाटर। क्या बना रहा है, एक लंबा सा लाइन लिख दिए, और हमने कहा भाई बता दो रिएक्शन को लिखेंगे कैसे। आप जब उसके शॉर्ट फॉर्म में आपने लिखना शुरू कर दिया, उसके सिंबल के फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दिया, वो कहलाता है केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन। केमिकल लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे ना आप लोग 8th में, लीनियर इक्वेशन ये 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अभी 10th में आप लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे, तरीका अलग अलग होगा, सब्स्टिट्यूशन, डायगोनल मेथड, पता नहीं क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग। इक्वेशन का मतलब होता है किसी भी स्टेटमेंट को उसके सिंबल के फॉर्म में लिख देना। किसके फॉर्म में? सच बताएं, आप लोग जितना सिंसियरली पढ़ रहे हैं ना, अगर कसम बता रहा है ना, सिर्फ 200 दिन कंटिन्यू रहा ना, अगर हम इस पूरी इधर जो कोचिंग है इस गली में ना सबका मुंह चुप करा दी ना, सच बता रहे हैं, जो कंडीशन आप रखें गारंटी दे रहे हैं, साइंस को जो चुप करा देंगे, इतना सिंसियर कभी नहीं। हाँ नहीं नहीं, सबसे बड़ी बात है ना, होता क्या बता रहा हूँ, नहीं नया क्लास में गए ना, जो शेड्यूल पर आया पूरा बोरियर वाला क्लास था, अब नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, अब पहले नहीं पढ़ना था, अब थोड़ा सा नया चैप्टर, नया टॉपिक, नया लेक्चर, तरीका अलग, सब आसान आसान। हाँ एक बात तो गारंटी है, 9 से आसान है 10th, 9 से आसान है, सच में आसान है। अच्छा अभी तक नहीं लगा आसान, अभी तो शुरू है। नहीं ठीक है, हम आपसे 6 महीने बाद पूछेंगे, 6 महीने बाद हम पूछेंगे, हम और सब्जेक्ट की नहीं गारंटी लेते,
साइंस हम आपसे जरूर पूछेंगे कि बताइए जो 9th में लतखोर की तरह शांत रहते थे ना, सर नहीं आया, पूछने में शर्म लगता है, 6 महीने बाद आप खुद कहेंगे सर 9 से आसान है, लेकिन कब रेगुलर रहेंगे। पढ़ना ना पढ़ना वो मेरी जिम्मेदारी है, बस रेगुलर आप रहिए, तो पढ़ा तो हम खुद लेंगे। नहीं कहाँ टूटते हैं पूछो ना, अगर थोड़े होते तो 4-5 जो लड़कियां कंटिन्यू पूरे साल भर रही हैं एग्जाम से वो रहती भाग होती, लेकिन हाँ लास्ट में हमें समझ में आया कि अगर 4-5 का नंबर खराब होता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि बच्ची पूरे साल रेगुलर रही है। बॉयज को देखो एक है ना कुसाग था, बॉयज नहीं है वो, हम ही नहीं बोला, बॉयज बोला सर मैंने, खास संदर्भ हो गया हमारे लैंग्वेज का, मेरी भावनाओं को मत जाइए, सब लोग जाएंगे। ठीक, तो सर क्या है ना कि अगर वो सब रहता है, ऐसा नहीं कि वो सब पढ़ने वाले नहीं थे, सब एक पे एक पढ़ने वाला था, लेकिन क्या है ना सर मेरे घर में ये काम आ गया, मेरे पापा बीमार हो गए, मेरे मम्मी, अरे ठीक है बीमार हो गए, उस कंडीशन में नहीं है ना जिसमें आपको उनके बगैर आपके बगैर वहां काम नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई पापा सही हो जाएंगे, मम्मी सही, हम ये बोलेंगे सर आप मम्मी पापा का ख्याल मत करिए, जिंदगी में एक काम तो कभी मत कीजिएगा, मम्मी पापा से कुछ बात छुपा मत रखिएगा बस, क्योंकि आप कुछ भी पाप करके आएंगे ना हर कोई साथ छोड़ देगा, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम बचवा का साथ छोड़े। ये तो सच्चाई है, भले नंबर कम लाइए, 2 लाख मार लेंगे, फिर कहीं कोई बात नहीं सच में सही एग्जाम देंगे, फिर वो सोचिए 12 महीने की फीस स्कूल की भरे, 12 महीने की फीस कोचिंग की भरे, फिर भी वो तैयार है कि 24 दोनों जगह का फीस हम फिर से भरने को तैयार। लेकिन कोई दोस्त चोरी, भाई हम चोरी करके किसी को बताना, सबसे पहले जाकर पुलिस को बताया, क्या है हम फंस ना जाए। तो पापा मम्मी से कुछ हम ही नहीं बोले कि पापा मम्मी छुपाइए, लेकिन हाँ इतना बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है तब हम बोलते हैं कि ठीक है बच जाओ। अब कहा सर हमारी मम्मी बोलती है हमको गांव जाना ही पड़ेगा, भाई काहे, वही मम्मी जब रिजल्ट खराब आकर कहेगी कहाँ पढ़ रहे थे, हम तो फीस दे रहे थे, उनका काम तो फीस देना है। किस पे बड़ा फोड़ेंगे हमारे पर, कोचिंग के टीचर, स्कूल पे पूछ लिए स्कूल वालों को जाके हमारे बच्चे का नंबर क्यों कम आया, 1 मिनट भी बोल दो किस पे फूटेगा। सर हम आपको पैसा देते थे, बच्चा का नंबर क्या नहीं आया, तो बच्चा का नंबर नहीं आया था, बच्चा को देखे तो पहले वो गार्जियन कितने हफ्ते में 7 दिन तो आपको घरे ले जा रहे थे, हफ्ते में 7 दिन आप घर ले जा रहे थे, तो कहां से हम लाएंगे देखो समझ रहा है सर, कहां थे बीच में 4 महीना। चले एक बात बताऊं, पास्ट वाला ना जिंदगी में कभी कभी फ्यूचर में जरूर याद करवाता है। चलिए आइए सर चालू करें। केमिकल रिएक्शन को जब हम एक लंबी सी स्टेटमेंट हम बता दिए और आप उसको उसके सिंबल के फॉर्म में लिखिए, जैसे हमने बताया कि हाइड्रोजन को H लिखते हैं और हाइड्रोजन गैस को क्या लिखेंगे H2, क्या लिखेंगे H2। ये बताना नेचर में H एग्जिस्ट करता है कि H2 एग्जिस्ट करता है, H2 नेचर में कौन एग्जिस्ट करेगा H2, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस क्या बनाएगा वाटर, क्या बनाएगा वाटर। हम ये लंबा सा लाइन लिखते और कहें भाई लो हमको इसके सिंबल के फॉर्म में दिखा दो, हाइड्रोजन गैस का H2 ऑक्सीजन का O2 और बना दिया H2O। दिस इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। पक्का अगर हम इस केमिकल इक्वेशन को लिखना चाहें, हमको पता है फिर से हमको पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी तैयार हैं हम, क्योंकि अभी चल सकता है, ये टॉपिक आसान है, हम चाहते तो इसी बेस निकाल लेते, लेकिन नहीं, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। केमिकल क्या होता है देखिए, लिखते रहिए, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of the symbolic representation of the chemical reaction
are called chemical equation. हम जैसे देखते हैं सोडियम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सोडियम react with chlorine forms sodium chloride. एक स्टेटमेंट हमारा, एक प्रेरणा बाबू एकदम नहीं, एब्सेंट नहीं होना है, पता नहीं हर ग्रुप 9 में भी कहते सर 8 में नहीं होंगे, 9 में हो जाएंगे, 9 तो पूरा साल रख देंगे, सिर्फ ऐसा थोड़ी नहीं है। चलिए हाँ सर, ये नहीं ऐसा वो भी जानती है, गलत नहीं बोल रहा, इंग्लिश वाला मत दिए, चलेगा। आए सोडियम का सिंबल बता भाई, सोडियम का सिंबल Na का लैटिन नेम, बहुत अच्छे इंसान। सोडियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? क्लोरीन का सिंबल, लेकिन वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? क्लोरीन के साथ कि क्लोरीन गैस के साथ? क्लोरीन गैस के साथ। तो किस फॉर्म में होगा? क्या बना रहा है सर? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला Na+ दोनों काटा Na बना क्या दिया सर? फॉर्म Na। ये क्या कहलाएगा हमारा? केमिकल इक्वेशन। किसी भी रिएक्शन के स्टेटमेंट को आप अगर उसके सिंबल के फॉर्म में लिख दें कहलाता है केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाएगा? इक्वेशन। सर CO2 कैसे आया? Cl2 कैसे है? अच्छा ऐसा है, आगे बताना। वैसे हम 9th में बताए थे, इसीलिए कहते हैं 9th नाम 9th है, एक कपड़ा करो एकदम बेकार। 9th है। हम जिस चैप्टर को बोल रहे हैं बद से बदतर आपको लगता होगा बायो, ठीक है बायो को देख के ना आपको लगता होगा कि बायो खतरनाक है, लेकिन बायो 10th का बहुत आसान है। आप उतना आसान बायो आप 8 में भी नहीं पढ़ेंगे, 9 तो दूर की बात है, 9 तो बहुत टफ है, 8 पढ़ेंगे। चलिए 9th का बायो हम भी मानते हैं, टीचर भी और भी टीचर मानते हैं कि 9th का बायो हार्ड होता है क्योंकि बहुत याद करना है। 10th के बायो में याद भी करना है, ऐसा नहीं कि नहीं याद करना है, हम आपसे याद करवाएंगे भी, लेकिन क्वेश्चन उतना ही आसान आता है, जितना आप ज्यादा पढ़ाएंगे ना उतना ही आसान है। हम लास्ट में बताते हैं कि आपको, जैसे हम बता रहे हैं, जैसे आपको बता दूं लीवर और पैंक्रियाज को जोड़ने वाला एक पाइप होता है, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट, नाम हम बता देंगे। जब हम लिवर ऊपर पढ़ाएंगे ना वहां पे हम बताएंगे लीवर और पैंक्रियाज को जोड़ने वाला एक पाइप होता है जिसको हम बोलते हैं हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट, लेकिन बता तो देंगे, यूज एग्जामिनेशन वाला खत्म। हमको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी पे कमांड है तो साइंस का 95% मार्क्स कोई नहीं बेकार करेगा। हम लोग साइड बुक, शांत प्रदीप वगैरह वगैरह पता नहीं कौन सी बुक खरीद के रखते हैं, आप कितना भी हाथ पे मार लीजिए आपको आपकी औकात दिखाएगा आपकी एनसीईआरटी, ये सच्चाई है। लेकिन हम लोग कहते हैं पापा नया नया बुक दीजिए, 60 रुपए का बुक से हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी 60 या 90 रुपए का बुक है, कितना? ठीक है 100 रुपए का बुक, 500 में अगर 100 रुपए का 5 बुक है तो 500 रुपए में खत्म, 1000 रुपए में खत्म। तो उधर केमिस्ट्री की बुक लेने जाओ तो 300 400 500 की एक केमिस्ट्री की बुक, फिजिक्स लो 500। अरे जो हम साल पूरे जितने में हम एनसीईआरटी पूरा कर लिए हम उतने में एक दो बुक खरीद रहे हैं। हाँ ठीक है। तो हमने कहा कि अगर ये केमिकल इक्वेशन है CO2, अच्छा Cl2, हाँ सॉरी Cl2 कैसे बना? 2 क्लोरीन, अच्छा क्लोरीन देखिएगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, वैलेंसी में पूछे सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या भाई? कोई भी एटम स्टेबल है, कोई भी एटम स्टेबल है, उसके लिए कितना चाहिए एटम सेल्स में? 8, 2 नहीं तो, लेकिन ये कितना फॉलो करेगा? अच्छा, आपके पास पेन नहीं है, आप पहले किस क्लास वालों से मांगना पसंद करेंगे? सीधी सी बात, तब दूसरे वाले के पास जाएंगे। तो ये भी कहता है दूसरे वाले क्लोरीन के पास जाता है, कहता है भाई एक काम करो, जब तुम्हारा क्लोरीन, जब तुम्हारी बारी आएगी, जब तुम्हारी बारी आएगी तो मेरा एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, और जब मेरी बारी आएगी तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मेरा। अरे कहां साथ ही है यार, इस साथ है, इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? शेयरिंग। अरे क्या करेगा? शेयरिंग। तो ये भी, इसको भी तो कंप्लीट होना चाहिए ना। ये भी कहेगा भाई लो मेरे साथ भी शेयरिंग कर लो। कितने इलेक्ट्रॉन? अब दोनों का 8 पूरा हो गया। दोनों के बीच बॉन्ड कौन सा बना? कौन सा बॉन्ड? अरे हाँ, दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड? कितने क्लोरीन मिलके बने? 2। अब जाके ये स्टेबल हुआ, नहीं तो बेचारा एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो भटक तो रहा था। जब आप भटक रहा तो स्टेबल कहां है? आपकी जॉब नहीं लगी, आप नंबर कम लाए, आपकी जॉब नहीं लगी, तो आप भटकेंगे नहीं। भाई हमको इधर चलो, कोई जॉब दे दो, कोई पता नहीं कौन सा काम करेंगे, काम अच्छा करेंगे। ऐसा नहीं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, आप अच्छा काम करेंगे, लेकिन एक स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि हम जहां साल 2 साल 4 साल 5 साल रह के आराम से जॉब कर सकें। तब तो ये बेचारा है नहीं, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तब तो अभी भटक रहा है। ये अनस्टेबल था पहले, तो स्टेबल होने के लिए इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तब क्या बन गया ये हमारा? कोई दिक्कत नहीं? समझेगा फिर से पूछेगा। अब रही बात जब केमिकल इक्वेशन आया, ध्यान से सुनिएगा कहानी। आप घर में बैठे हैं, वही बात जो खिचड़ी उचड़ी बनाने वाली बात हो गई। 2 लोग का खाना बनाने के लिए आप सामान दिए, क्या एक लोग का खाना बनाना पसंद करें? आप दुकान वाले के पास गए, आपने कहा हमको 2 किलो चीनी दो, वो कभी आप लेना पसंद करेंगे कि आप क्या चाहेंगे, ज्यादा लेना कि कम लेना? बस हमको 2 किलो के बजाय 2 किलो 250 ग्राम दे दे हमको, बड़ी खुश होंगे। मम्मी आज 250 ग्राम चीनी ज्यादा लेके आए। मम्मी कहेंगे बेटा सवाल बेटा जाके चीनी लौटा के आए, कभी नहीं कहती है मम्मी लोग। तो धनिया का पत्ता फ्री वाला ले आती है, तो कैसे कहेंगे 250 ग्राम चीनी रिटर्न करके आओ? अगर गलती से 2 किलो के बजाय 1 किलो 750 ग्राम चीनी लेके आ जाओ, तब तो बेलना तुमका बेलना छोलनी तैयार रहता है। गलत कौन को मार खाए बेलना से? सच्ची सच्ची बताना। छोलनी से ना, छोलनी छोले थे। आप तो बीच का सॉल्यूशन ना कम ले सकते हैं, ना वो ज्यादा, मतलब ना वो ज्यादा दे सकता है। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन निकला कि हमको दोनों को आई। यानी कि यहां पे हम सोडियम ले रहे थे, हम क्लोरीन ले रहे थे, हमको मिल क्या रहा था? मिल गया। लेकिन आप चाहते क्या हैं? दोनों का पलड़ा बराबर होना चाहिए। अगर तराजू पे NaCl रख रहे हैं, तराजू पे ये भी रख रहे हैं, हमको दोनों तभी हम लेके आएंगे सामान जब हमारा पलड़ा दोनों का बराबर होगा। सर बराबर है, लेकिन बराबर होने के लिए दोनों साइड अमाउंट क्या होना चाहिए हमारा? अगर इधर 5 किलो है, इधर भी 5 किलो, अगर इधर 10 को रखे, इधर भी 10 को रखे। यहां पे देखिए, यहां पे सोडियम के बगल में कोई नंबर नहीं लिखा है ना, तो इसकी संख्या 1, उसकी संख्या 1, Cl के बगल में क्या लिखा है? 2, उसकी संख्या 2, अरे हाँ 2। यहां पे देखिएगा Na के बगल में कोई नंबर नहीं लिखा है, संख्या 1। यहां कितना लिखा है? 1। कहां बराबर है सर? यहां 2, यहां पे। जब दोनों साइड बराबर ना हो, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड नंबर बराबर ना हो, तो वैसे इक्वेशन को हम नाम देते हैं कंकाल इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन सर? स्केलेटल इक्वेशन।
पूछो क्यों? कंकाल में क्या होता है? मांस ओस गायब, ऑर्गन गायब, खाली हड्डी बची होती है, बस उसकी हड्डी बची है। इसको नहीं पता ना कि आप कितना सोडियम दे रहे हैं, कितना क्लोरीन दे रहे हैं, कितना बना रहे हैं। तब हम अपना दिमाग लगाते हैं और कहते हैं हमको दोनों को क्या करना है, दोनों को, और जब आप दोनों को बराबर कर देंगे वैसे इक्वेशन को हम नाम देंगे क्या? बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या नाम देंगे? बैलेंस्ड इक्वेशन। जब दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों बराबर नहीं है तो स्केलेटल इक्वेशन, और जब दोनों साइड बराबर हो गए तो बैलेंस्ड इक्वेशन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। सर इधर से का बैलेंस इक्वेशन क्या होगा? हाँ? इधर से का बैलेंस इक्वेशन टू इधर टू कैसे? नहीं नहीं बैलेंस हम बता देंगे।